नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोगों को पता ही होगा, बीते 5 अगस्त को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में एक भीषण प्राकृतिक आपदा आई, जिसमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है और कई लोग अभी भी लापता हैं। तो मारे गए सभी लोगों को मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि और सभी पीड़ित परिवारों को संवेदनाएं। आपने गौर किया होगा, पिछले 10-15 सालों में उत्तराखंड के अंदर प्राकृतिक आपदाओं ने कुछ भीषण रूप ले लिया है, जिसमें हर साल बहुत सारी कैजुअलिटी होती हैं। तो क्या कारण है कि ये आपदाएँ बढ़ी हैं और किन कारणों से ये आपदाएँ निरंतर हो रही हैं? क्या ऐसी आपदाओं से बचा जा सकता है? इसके बारे में इस वीडियो में जानते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएँ बार-बार उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या नेपाल के पहाड़ी इलाकों में ही क्यों आती हैं, ये जानने से पहले हमारा यह जानना ज़रूरी है कि भारत का उत्तरी क्षेत्र बना किस प्रकार से है। अगर आप इस सैटेलाइट इमेज पर गौर करेंगे, तो देखेंगे कि इंडिया का ये वाला पोर्शन कहलाता है इंडियन टेक्टोनिक प्लेट और ऊपर ये वाला पोर्शन पूरा यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट है। इन दोनों प्लेट के आपस में टकराने की वजह से ये वाला पोर्शन पूरा पर्वतों के रूप में ऊपर उठ गया, जिसने हिमालयन रेंज का निर्माण किया। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, काठमांडू, सिक्किम, भूटान और यहाँ अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखला जो फैली हुई है, इसे ग्रेटर हिमालयाज या हिमाद्री कहा जाता है। 6000 मीटर से ऊंची पर्वत चोटियाँ जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत वगैरह सब इसी ग्रेटर कैलाश या हिमाद्री में मिलते हैं। ग्रेटर कैलाश के नॉर्दर्न साइड का पोर्शन, इसमें कुछ छोटी पहाड़ियाँ और कम ऊंची चोटियाँ हैं, जिसे ट्रांस हिमालयाज बोला जाता है। तिब्बत के पठार की तरफ वाला हिमालय सारा ट्रांस हिमालय के अंदर आता है। जबकि साउदर्न एरिया में अगर आप देखें, ग्रेटर हिमालयाज के साउदर्न एरिया में, तो इसे मिडिल हिमालयाज या लोअर हिमालयाज या लेसर हिमालयाज बोला जाता है। और आप देखेंगे कि उत्तराखंड का लगभग समस्त भूभाग इसी लेसर हिमालयाज के अंदर आता है, चाहे वो गढ़वाल मंडल हो या कुमाऊं मंडल हो। क्योंकि इस हिमालय रेंज में अभी भी टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी चलती रहती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड का पूरा भूभाग सीस्मिक जोन 4 और 5 के अंदर आता है और भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। और इसी वजह से यहाँ पर ग्लेशियर फटना, लैंडस्लाइड होना, लगातार भूकंप आना या फ्लैश फ्लड्स आना बहुत कॉमन है। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड के सबसे उत्तरी इलाके 12 महीने हिमाच्छादित रहते हैं और चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और पिथौरागढ़ का जिला जोन 5 के अंदर आता है। अल्मोड़ा का कुछ भूभाग, पौड़ी गढ़वाल का कुछ भूभाग और उत्तरकाशी का हल्का सा एरिया जोन 5 के अंदर आता है। इसके अलावा नीचे के सारे जिले जोन 4 के अंदर आते हैं और इसे भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जोन बनाते हैं। ऊपर ग्रेटर हिमालय रेंज में आप देखेंगे कि बहुत सारे ग्लेशियर्स रहते हैं और इन्हीं ग्लेशियर्स में कई बार ग्लेशियर लेक्स का निर्माण हो जाता है, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है। और इन्हीं ग्लेशियर लेक्स के टूटने की वजह से कई बार आपदा का पानी नीचे कस्बों तक आता है और पूरे के पूरे कस्बों को बहा ले जाता है। इस सैटेलाइट इमेज पर गौर करने पर आप देखेंगे यहाँ पर हर्षिल का इलाका है, जो अपने एप्पल ऑर्चार्ड्स और राजमा के लिए बहुत फेमस है और एक बहुत खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ से करीब 6 किलोमीटर आगे इस जगह पर धराली गांव पड़ता है, जो इस प्राकृतिक आपदा से बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इस गांव के ठीक पीछे की तरफ आप देखेंगे भागीरथी नदी बह रही है और ऊपर से ग्लेशियर से आती हुई एक खीरगंगा नदी है। इसी खीरगंगा नदी में पानी का बहाव ज़्यादा होने की वजह से ये वाला इलाका बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा। इस दुर्घटना का सबसे मुख्य कारण धराली गांव के ऊपर बादल का फटना बताया जा रहा था, जिसने वहां पर बहुत भारी मात्रा में पानी का जमाव किया और यह पानी अपने साथ बड़े बड़े बोल्डर और मलबे को लेकर आया और जिसने इस धराली गांव को तबाह कर दिया। बादल का फटना एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक छोटे से एरिया में 1 घंटे के अंदर 100 मिलीमीटर तक बरसात हो जाती है, जिसकी वजह से पानी का बहुत ज़्यादा जमाव होना और दलदल बन जाना बहुत आम बात है। और जब यह पानी माउंटेन के स्टीप स्लोप से नीचे उतरता है तो अपने साथ बहुत सारा मलबा लेकर आता है। चूंकि मौसम विज्ञानियों ने 5 अगस्त के दिन धराली के आसपास के इलाकों में सिर्फ 11 से 15 मिलीमीटर वर्षा का अनुमान लगाया है और पूरे उत्तरकाशी जिले में भी 5 अगस्त को 27 मिलीमीटर वर्षा का अनुमान है, इसलिए बादल के फटने से इस त्रासदी का होना इकलौता कारण नहीं है। मुझे लगता है कि खीरगंगा नदी के ऊपर किसी ग्लेशियर लेक के फटने की वजह से भारी मात्रा में पानी आ जाने से यह त्रासदी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, धराली के ऊपर का पूरा एरिया ग्लेशियर से बना हुआ है। इन ग्लेशियर्स में
कुछ छोटी-छोटी लेक्स का निर्माण हो जाता है, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी भरा हुआ रहता है और कई बार क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ग्लेशियर लेक्स टूट जाने की वजह से या ग्लेशियर में एवलांच आ जाने की वजह से ये लेक्स टूट जाती हैं और इनका पानी किसी नदी में भारी मात्रा में जाता है और यही इस प्रकार की त्रासदियों को जन्म देता है। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है, हो सकता है कि ऊपर किसी ग्लेशियर में एवलांच हुआ हो या कोई ग्लेशियर लेक टूट गई हो। चूँकि उत्तराखंड का अधिकतर भूभाग हिली रीजन से बना हुआ है और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के कई बार बहुत ज़्यादा बनने की वजह से इन एरियाज में क्लाउड बर्स्ट होना बहुत आम बात है। इसके अलावा भूकंप के लिए और ग्लेशियर्स फटने के लिए यह इलाका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो इस प्रकार की आपदाएं आना बहुत स्वाभाविक और प्राकृतिक है, लेकिन क्या हम किसी प्रकार के बदलावों से इस घटना के जनधन की हानि को कम कर सकते थे? तो जानते हैं कि क्या मुख्य कारण हैं इस प्रकार की घटनाओं के होने के। उत्तराखंड और आसपास के पहाड़ी राज्यों में इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से होने वाली जान-माल की क्षति का सबसे मुख्य कारण है अनप्लैन्ड और इर्रेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन। जैसा आप देख सकते हैं, इन हिली रीजन्स में टूरिस्ट एरियाज बढ़ने की वजह से लोगों ने मनमाने ढंग से कंस्ट्रक्शन करने शुरू कर दिए हैं। रिवर बैंक्स के किनारों पे कंस्ट्रक्शन होना और तय निर्धारित सीमा से ज़्यादा लंबे और ऊंचे मकान बनाना इस प्रकार की आपदा के जोखिम को बढ़ा देते हैं। जैसा कि आप इस त्रासदी में भी देख सकते हैं कि खीरगंगा रिवर बैंक के आसपास के रिजॉर्ट और होटलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, जबकि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का कहना है कि आपको गंगा रिवर बैंक के करीब 50 से 100 मीटर के दायरे में कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पर रोक लगनी चाहिए और हिली रीजन्स में तो ऐसे भी करीब 100 से 150 मीटर के एरिया में रिवर बैंक्स के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगनी चाहिए। और उत्तराखंड हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा तय निर्देशों के अनुसार आपका रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग है उसकी हाइट 12 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप नॉर्मली देख सकते हैं कि बहुत सारे पहाड़ी एरियाओं में लोगों ने 20-20, 25-25 मीटर तक के भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बना रखी हैं और जिसमें ना प्रशासन कोई कदम उठाता है और ना ही लोगों को इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें कुछ तय समय के लिए और कुछ छोटे समय के लिए आर्थिक लाभ हो रहा है, जिसकी वजह से वह अपनी और लोगों की जान जोखिम में डालने से परहेज नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार की आपदाओं का एक और प्रमुख कारण है रोडों का बहुतायत में निर्माण और टनल निर्माण। जैसा कि इस त्रासदी में भी देखा जा सकता है कि चारधाम यात्रा के लिए सरकार ऑल वेदर रूट बना रही है, जिसमें रोड का चौड़ीकरण होना और इसकी वजह से किनारों से पहाड़ों को काटना, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होते हैं, इसका एक मुख्य कारण है। इसके अलावा इल्लीगल माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज़्यादा लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए वनों का विनाश कर दिया है और क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कई बार ग्लेशियर लेक्स का फटना बहुत कॉमन है और इस प्रकार की आपदाओं की मुख्य वजह बनता है। एक और कारण है लोगों में जागरूकता का अभाव और पुरानी चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाना, लैक ऑफ अवेयरनेस, जो इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए व्यक्ति को तैयार नहीं रखती हैं। अगर आप आज से ठीक 1 साल पहले जाएं तो हिमाचल प्रदेश में 31 जुलाई 2024 में समेज गांव के पास पे क्लाउड बर्स्ट में पूरा का पूरा गांव नष्ट हो गया था और उस समय बहुत हाय तौबा हुई, बहुत हो हल्ला मचा, लेकिन लोगों ने इससे कोई सबक नहीं लिया। ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर 2013 में ग्लेशियर लेक फटने की वजह से केदारनाथ में त्रासदी आई। अल्मोड़ा में 2010 में बल्टा क्षेत्र में क्लाउड बर्स्ट के कारण एक पूरा गांव बह गया था और इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसानों की कोई गिनती नहीं है, लेकिन लोग तब भी उन घटनाओं से सबक नहीं लेते हैं। और अभी जैसे हम इस वीडियो का निर्माण कर रहे हैं, हो सकता है 5-7 दिन में यह मामला भी ठंडा पड़े और लोग इस मामले को भी भूल जाएं। एक और मामला मेरे संज्ञान में आता है, अभी 2 साल पहले 2023 के आसपास जोशीमठ नीचे धंस रहा था, क्योंकि इलीगल माइनिंग और रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से पूरा का पूरा जोशीमठ का एरिया खतरे की जद में आ गया था, जिसके लिए लोगों ने उस समय आंदोलन भी किए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सरकार ने क्या कदम उठाए, इसके बारे में लोगों को जानना शायद जरूरी नहीं लगता है। और यही कारण है कि लोग एक बार होने वाली घटना से चेतते नहीं हैं और इस प्रकार विनाश और विकास की इस होड़ में विनाश जीत जाता है। प्रभावित घटनास्थल पर इस समय एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वह लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सकुशल बाहर निकालने में सफल होंगे। इसके अलावा मैं आशा करता हूं कि सरकार भी अपनी तरफ से पूर्ण प्रयत्न कर रही होगी, जिसमें इस घटना से प्रभावित लोगों को इंटरिम कंपनसेशन दिया जाना, रिलोकेशन करना और उन्हें खाने पीने, रहने और मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करना प्रमुख है।
जिस प्रकार अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता है, इसी प्रकार किसी एक व्यक्ति द्वारा बदलाव ला पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम सब लोग साथ मिलकर कुछ ऐसे दबाव समूह का निर्माण करें, जिससे कि हमारी बातें शासन प्रशासन सुन पाए। और अगर आपको अपने क्षेत्र में कोई भी इल्लीगल माइनिंग, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन दिखता है, तो उसके बारे में प्रशासन को सूचित करना चाहिए और प्रशासन को भी उसका संज्ञान लेते हुए तय निर्धारित सीमा से ऊंचे बनाए हुए बिल्डिंग्स का डिमोलिशन करना चाहिए। रोड और टनल्स हमारे क्षेत्र को मुख्य धारा से जोड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, लेकिन जब भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो सरकार को चाहिए कि वो एक्सपर्ट की सलाह ले और जो गिरते हुए पहाड़ हैं उन्हें बांधने का काम करे, ताकि हम लैंडस्लाइड से बच पाएँ। इसके अलावा रोड के निर्माण के वक्त होने वाले डिफॉरेस्टेशन के टाइम पे सारे पेड़ों को कहीं और ट्रांसफ़र किया जाए, और अगर यह संभव नहीं है तो कम से कम रोड बनने की जितनी भी अवधि लगती है उस अवधि में किसी और जगह पर उतने ही बड़े जंगल का दोबारा डेवलपमेंट किया जाए, ताकि हम इस प्रकार की त्रासदी से बच पाएँ। और नगरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को विकसित करना चाहिए। ना मैं कोई एनवायरमेंटलिस्ट हूँ, ना साइंटिस्ट, और ना ही इस प्रकार की आपदाओं का कोई एक्सपर्ट, लेकिन उत्तराखंड का निवासी होने के नाते और कुछ मूलभूत समझ के कारण मैंने यह वीडियो बनाया है, जिससे कि आप लोग समय रहते इस प्रकार की आपदाओं से सबक लें और शासन प्रशासन को आगाह करें, ताकि भविष्य में कोई भी आपदा आने पर आप उसके लिए पहले से ही तैयार रहें और सरकारें उचित प्रबंधन करें, ताकि जान माल की क्षति को और इन आपदाओं में होने वाले सभी प्रभावों को कम किया जा सके। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।